हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका जो पेपर हुआ था, ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है। ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन वेज ए बी सी ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है? थीटा, एज शोन इन द फिगर। द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स द राइट। द रिलेशन बिटवीन a एंड t फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। तो हमको क्या चाहिए? हमको ब्लॉक स्टेशनरी चाहिए। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक अगर स्टेशनरी चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरे वेज पे एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो ये ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। सही है, तो सूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एम ए। अब मेरे को पता है कि इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल थीटा है, तो वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना होगा? थीटा। सही है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये जी, तो ये होगा जी कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट यहाँ पे होगा जी साइन थीटा। सही है। वैसे एम ए के भी इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा मुझे ए का, तो ए का कंपोनेंट ले लेते हैं। ये थीटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन अलॉन्ग द सरफेस। सही है, तो ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल थीटा। सही है, तो ए का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, बराबर है। और यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा? ए साइन थीटा। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि ये जो ब्लॉक है वो मोशन ना करे। सही है, ना तो नीचे जाए ना तो ऊपर जाए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ लगेगा अलॉन्ग द प्लेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए जी टेन थीटा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है? टू बॉडीज ऑफ मास, हाँ ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या बोला है? टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। दिस स्ट्रिंग पासिस ओवर अ पुली विच इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, आइडियल सिचुएशन है। द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए। सही है, तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन को मैं निकाल सकता हूँ ऐसे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे इस केस में 6 माइनस 4 अपॉन इंटू जी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया? 6 प्लस 4। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 6 प्लस 4 10। तो ये हो जाएगा g/5। तो पूरे सिस्टम पे जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना है? g/5। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है हमको? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमको दिया है और ये हमको दिया है 0.05। ठीक है, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल एंड नो फ्रिक्शन एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट। सही है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, देखो अगर इस पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन ए है तो ये एक्सेलरेट करेगा ए से, तो ये भी कितने से एक्सेलरेट करेगा? ए से, नीचे की तरफ। सही है, इस पे ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? mg, तो 2 इंटू जी। टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा? t। ट्रॉली ऐसे जाएगा तो फ्रिक्शन जो है वो ऐसे कुछ लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है, बराबर, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो मैं बोल सकता हूँ t माइनस 2g, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस किया, इज इक्वल टू मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है a। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। ब्लॉक यहाँ पे जा रहा है, 10 kg का ट्रॉली यहाँ पे मूव कर रहा है। सही है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ t माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है इसका a, मास कितना है 10, तो 10a। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एस इंटू एन कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी म्यू के इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया है 0.05 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना लगेगा? 10 kg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 100 न्यूटन का, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ 100 न्यूटन का, तो 100, तो ये कितना हो गया? 5। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 5। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से
टेंशन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। सॉरी, ओके, ये इक्वेशन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखो, ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2g बड़ा होगा, t छोटा होगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। सही है, ठीक है। अब सिंपली मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो ऐड करूँगा तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो जाएगा 2g माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 2a प्लस 10a कितना हो गया, 12a। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2g माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन 12। तो 2 इंटू जी कितना है 10, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 5 अपॉन 12, तो 20 माइनस 5 15/12। सही है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो 5/4, 4 1 ज़ा 4, 1 बचा 10, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 4 5 ज़ा 20, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है पूरे सिस्टम का वो है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, बॉल ऑफ मास 0.15 kg बराबर इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कितना हाइट से ड्रॉप किया है, 10 मीटर। तो आपको यहाँ पे हाइट दिया है 10 मीटर, ठीक है। बॉल का मास आपको दिया है 0.15 kg और आपको बोला है स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू दी सेम हाइट। सेम हाइट में रिबाउंड्स कर रहे हैं, तो मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, इम्पल्स बोला है। तो हमको पता है इम्पल्स का जो फॉर्मूला है, मैं बोल सकता हूँ मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हाइट h से ड्रॉप किया है, हाइट कितना है 10 मीटर। तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले को चाहिए तो मैं प्लस ले लेता हूँ और ऊपर के डायरेक्शन को माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। तो हाइट h से उसको ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो मैं बोल सकता हूँ उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी √2gh। तो ये हो जाएगा √2 इंटू g10 इंटू h। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 10√2। सही है ना, ठीक है। तो ये वेलोसिटी से, मतलब 10√2 की वेलोसिटी से वो नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हैं। जितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वही वेलोसिटी से वापस वो ऊपर जाएगा। नीचे आने के टाइम -10√2 लिख सकता हूँ और ऊपर जाने के टाइम +10√2। सही है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी लगेगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे सिर्फ। तो मैं बोल सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हो गया 10√2 माइनस, और माइनस इनिशियल कितना हो गया 10√2। तो माइनस माइनस प्लस, तो 10√2 प्लस 10√2 कितना हो गया 20√2। तो ये मेरे को मिल गया चेंज इन मोमेंटम। मास कितना है इसका 0.15, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है 20√2। सही है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा फिर, तो ये 0 से इसको मैं 1.5 बना देता हूँ। तो 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3 इंटू √2 को मैं लिख सकता हूँ 1.41। तो 3 4 3 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3 4। तो कितना आना चाहिए 4.23 के आसपास आना चाहिए। हाँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। हाँ, 5 में क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप, ठीक है, इज मूविंग अप टू 2000 kg लिफ्ट प्लस पैसेंजर का लोड है विद अ कांस्टेंट स्पीड। ऊपर जाने की स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, बराबर। तो कितने से अपोज कर रहा है 3000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। द मिनिमम पावर डिलीवर बाय द मोटर टू लिफ्ट, ठीक है। अब जो मोटर है उसको लिफ्ट करना है, तो लिफ्ट करना है तो पहले उसको इस पे वर्क करना पड़ेगा 2000 kg पे, प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे धकेल रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी उसको वर्क करना पड़ेगा ना, बराबर है। तो टोटल कितना फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कितने फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऊपर की तरफ, तो 2000 प्लस 3000 कितना हो गया फिर ये 5000, बराबर। अच्छा नहीं सॉरी, हाँ ये तो न्यूटन फोर्स में दिया है, इसको फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फोर्स कितना हो गया 2000 इंटू जी, तो ये हो गया 20000, और 20000 प्लस 3000 कितना हो गया 23000। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 23000 न्यूटन। मिनिमम पावर पूछा है, तो मिनिमम पावर कितना लगेगा, तो पावर का फॉर्मूला हमको पता है फोर्स डॉट वेलोसिटी
बराबर। फोर्स मोटर ऊपर की तरफ लगा रहा है, लिफ्ट की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा Fv। फोर्स कितना लगा 23,000 इंटू वेलोसिटी कितनी है 1.5, सही है। तो ये 0 गया तो ये 15 हो गया, तो ये हो गया 230 इंटू 15, सही है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ट्वेंटी थ्री इंटू 15, 5 3 15, 5 1, 5 2 10, 11, 3 1 3 2, तो ये हो गया 5 4 3, तो ये हो जाएगा 3 4 5 और उसके बाद 00, तो आंसर क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। तो एक मूविंग कार है, सही है, और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट का मास है m, तो हमको बोला है कि दैट अ बॉडी ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बॉडी है और ये जो कार है दोनों के इसमें कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए, और फ्रिक्शन की वजह से ही जो है ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार वो रेस्ट पे रहेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर दिया है अपने को, कितना दिया है 0.15, सही है। तो हमको पूछा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स जब वो बॉडी और कार के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 0, मतलब मोशन नहीं करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि उसके लिए फ्रिक्शन भी कैसा लगेगा मैक्सिमम। तो बेसिकली आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमको पता है, मैं लिख सकता हूँ μs इंटू एन, सही है, ठीक है। बॉडी का ओके, तो μs कितना दिया है, हाँ, तो μs इंटू एन, एन कितना हो जाएगा मास m, तो mg, तो नॉर्मल कितना लिखूंगा मैं mg, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं mg, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू एम ए से, बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ μs mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, तो m से m क्या हो गया कैंसिल, बराबर। तो आपको पूछा गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा μs इंटू जी, तो μs की वैल्यू कितनी है 0.15 और g कितना है 10, तो इसका आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, इसको मैं ईस्ट ले रहा हूँ, इसको वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन दे देता हूँ, ये आई कैप, तो वेस्ट को मैं माइनस आई कैप लिख रहा हूँ, नॉर्थ को जे कैप, तो साउथ को मैं माइनस जे कैप लिख रहा हूँ, सही है। तो हमको क्या बोला है, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड्स विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेसिकली वो पूछा हमसे, सही है। तो ऑब्जेक्ट पहले किधर आ रहा था, साउथ की तरफ, बराबर। तो सपोज इसका मोमेंटम साउथ की तरफ है, तो मास इंटू वेलोसिटी, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ माइनस जे कैप, सही है। फिर वो किसकी तरफ टर्न लिया, ईस्ट की तरफ, तो फिर वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मास सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, सिर्फ उसने डायरेक्शन चेंज किया है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई कैप, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम का होगा। तो मैं बोल सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था एम वी जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप, सही है। तो ये है इसका फाइनल मोमेंटम। तो अगर आप देखोगे फाइनली आई कैप मतलब ईस्ट, डायरेक्शन ईस्ट है, और फिर प्लस जे कैप आया, तो क्या आना चाहिए डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में कुछ आना चाहिए, ठीक है। नॉर्थवर्ड तो नहीं आएगा, साउथ वेस्ट नहीं आएगा, ईस्टवर्ड नहीं आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट कब होता है, जब वो 45 डिग्री पर होता है, वो चेक कर लेते हैं। तो मोमेंटम कितना है एम वी आई कैप, एम वी आई कैप और एम वी जे कैप, सही है। तो ये हो गया आपका एंगल बना रहा है टीटा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टेन टीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका आंसर आएगा 1। तो मतलब एग्जैक्टली एंगल कितना बन रहा है 45, और 45 कहाँ से बन रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका ईस्ट है और ये आपका क्या है नॉर्थ,
तो दोनों के बीच में इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, तो कितना एंगल है 45। तो मैं बोल सकता हूँ 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या फिर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और जब 45 डिग्री पे होता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, एंड स्लाइडिंग अलॉन्ग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h एज शोन इन द फिगर, जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर, ए बी का डायमीटर कितना है d है इस सर्कल का डायमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से आया ए पे, उसने जस्ट कंप्लीट किया, तो जस्ट कंप्लीट किया मतलब ए पे जो उसकी वेलोसिटी होगी मिनिमम होगी, और ए पे जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है √5 जहाँ पे r रेडियस होता है। अब हमको रेडियस के टर्म्स में आंसर नहीं, हमारा आंसर डायमीटर के टर्म्स में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डायमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का आधा, तो √5/2 इंटू dg, तो ये मिला हमको मिनिमम वेलोसिटी ए पे। ठीक है, तो हमको पूछा कि जस्ट वो कंप्लीट करना चाहिए सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। तो अगर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलते हैं कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी, इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh इज इक्वल टू फाइनली, इसको मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ½ mva का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mgh इज इक्वल टू ½ m, va कितना है, तो va है √5 gd, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू dg, m से m क्या हो गया कैंसिल, g से g क्या हो गया कैंसिल, तो 2 2 कितना हो गया 4, तो हाइट कितना होना चाहिए 5/4 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, अ फोर्स F इज इक्वल टू 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1, तो वर्क डन पूछा है टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1। अब देख सकते हो ये फोर्स वेरिएबल है, और फोर्स जो है किधर लग रहा है अलॉन्ग दी y एक्सिस, तो मैं बोल सकता हूँ वर्क का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ F dy, सही है। ठीक है, या आप लिख सकते हो F वेक्टर डॉट dy वेक्टर, बट आप देख सकते हो फोर्स लग रहा है y एक्सिस के अलॉन्ग, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है y एक्सिस के अलॉन्ग ही, तो दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा, तो सीधा F dy हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और लिमिट्स y की वैल्यू चेंज कहाँ से कहाँ हो रही है 0 से 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 F की वैल्यू हो गई 20 + 10y dy, सही है। तो इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो अगर मैं सीधा बोलूँ तो यहाँ पे 20 कॉन्स्टेंट लात मार के बाहर, तो ये बनेगा y लिमिट्स 0 से 1 प्लस, अच्छा ठीक है थोड़ा स्टेप वाइज कर लेता हूँ, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 20 dy दिखेगा 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10y dy दिखेगा 0 से 1, 20 कॉन्स्टेंट लात मार के बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो गया y, तो लिमिट्स डालोगे 0 से 1 प्लस 10 कॉन्स्टेंट लात मार के बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dy क्या हो जाएगा y²/2, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ 0 से 1। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू 20 y, तो y के बदले एक बार 1, तो इंटू 1 - 0, तो 0 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 10, अच्छा यहाँ पे देखो 2 1 2 5 10, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास सिर्फ 5 बचेगा, सही है। यहाँ पे 5 होगा, y का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर विच इज़ 1, तो आप बोल सकते हो 20 + 5 विच इज़ 25 जूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो अर्थ से कितना हाइट ऊपर से रिलीज़ किया, तो अर्थ से s हाइट ऊपर से रिलीज़ किया एक पार्टिकल को, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब रिलीज़ किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब जब ये नीचे आएगा तो एक सर्टेन हाइट पे, बराबर, सपोज वो हाइट को मैं यहाँ से y ले लेता हूँ, तो इस हाइट पे या इस पॉइंट को मैं a लिख लेता हूँ, तो जो आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, बराबर, वो 3 टाइम्स है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, बराबर है। तो हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, आपको हाइट ढूंढना है सरफेस ऑफ द अर्थ से
और इस पॉइंट ए पे उसकी स्पीड कितनी होगी वो निकालना है। पूरा s ये y, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा s माइनस वाई। सबसे पहले एक काम करते हैं, पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, v ढूंढना है, u पता है, तो मैं लगा सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको चाहिए तो डायरेक्शन दे दो, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो और ऊपर वाले को नेगेटिव, और सब पूरा नीचे आ रहा है तो फिर प्लस ही आएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू 0 प्लस 2g इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, s माइनस वाई, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, मैं इसको चाहिए तो ऐसे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, या अगर सीधा मैं v लिख लूँ तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g इंटू एस माइनस वाई, ठीक है। तो ये वेलोसिटी चाहिए, बट वेलोसिटी मुझे किसके टर्म्स में चाहिए, मुझे चाहिए g और s के टर्म्स में। y तो हमने एज्यूम किया ना, ठीक है, तो अपने को पहले y ढूंढना पड़ेगा। तो y कैसे ढूंढ सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, पॉइंट ए पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, हाँ, तो y का मैं ये इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ। देखो तो हमको क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी इस 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ, उसका मास m, वेलोसिटी v स्क्वायर, v लिया ना हम लोग ने पॉइंट ए पे वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका हाइट कितना है ज़मीन से पॉइंट ए पे, mgy, तो mgy, ठीक है। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, 2 डिवीजन में साइड चेंज किया तो मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6gy। वी स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू है 2g s माइनस वाई, तो 2g s माइनस वाई इज इक्वल टू 6gy। तो g से g क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो s माइनस वाई इज इक्वल टू 3y, माइनस साइड चेंज किया तो प्लस, तो s इज इक्वल टू 4y। तो y कितना आया, तो y आया s/4, तो ज़मीन से उसका हाइट कितना है s/4, तो s/4 a भी है, b भी है और d भी है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 2g s माइनस वाई, कितना आया, तो y आया s/4, दोनों का डिनोमीटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ दिखेगा 4 - 1 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g 3s/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 3gs/2, तो अंडर रूट ऑफ 3gs/2, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, इसमें क्या बोले हमको, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ, ठीक है। तो वाटर फॉल कर रहा है, कितने हाइट से वाटर गिर रहा है, तो वाटर गिर रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अब एट द रेट ऑफ, तो रेट ऑफ में आपको दिया 15 kg पर मास, तो मैं बोल सकता हूँ 15 kg पर मास का मतलब है कि आपको मास पर यूनिट टाइम ऐसा कुछ दिया है, तो आपको dm/dt ऐसा कुछ दिया है, बोलो सही है, मतलब हर सेकेंड में कितना वाटर फॉल हो रहा है 15 kg। टू ऑपरेट अ टर्बाइन, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, ठीक है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन, तो यहाँ से वाटर फॉल हो रहा है, बराबर, हाइट कितना 60, और 60 मीटर नीचे किस पे गिर रहे हो, टर्बाइन पे। तो जब वो टर्बाइन पे फॉल हो रहा है तो आपको बोला है कि फ्रिक्शन की वजह से 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी लॉस हो गई है, तो कितना पावर जनरेट हुआ है टर्बाइन पे। तो एक काम करते हैं, पहले पावर कितना है इसके पास वो निकाल लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ पावर इज़ नथिंग बट, इसके पास जो एनर्जी होगी, हाइट h पे एनर्जी कितनी होगी m, अगर मास dm है तो dm इंटू g, हाइट कितना है h/d, ये हो गया एनर्जी अपॉन टाइम, मास dm टाइम dt। इसको चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ gh dm/dt। g की वैल्यू कितनी है, तो g की वैल्यू है 10, हाइट कितना है 60 इंटू dm/dt कितना दिया है 15। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा 3 6 9, बराबर, तो 90 0 और 0, तो कितना हो गया फिर ये 9000 वाट, बराबर है ना, 2 0 इसके परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको पावर मिल गया, इसके पास इतना पावर है, तो इतना पावर है, बट जब वो टर्बाइन पे गिर रहा है तो कितना पावर लॉस हो रहा है, तो 10% लॉस हो रहा है। 10% लॉस हो रहा है मतलब कितना बचेगा, तो आपके पास टर्बाइन पे पावर बचेगा 90%, तो आप बोल सकते हो 90% ऑफ पावर जो उसको मिल रहा है, ठीक है। तो 90% मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू कितना पावर मिल रहा है 9000, सही है, ठीक है।
तो 0 0 0 0 कैंसिल, 9 9 ज़ा 81, तो 8100 वाट। ऑप्शन किलोवाट में है तो किलोवाट में लिखने के लिए मैं बोल सकता हूँ 8.1 किलो वाट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। इसमें क्या बोले, अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। ठीक है, शेल है, शेल का मास कितना है m और रेस्ट पे है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। अब एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स बोला है, हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1। तो उसके मास का रेशियो कितना है 2:2:1। तो सपोज तो 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। इफ़ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट इज। ठीक है, इफ़ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो सपोज जिसके मास इक्वल है, जैसे कि पूरे का मास m लिया, मास कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 2:2:1। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 2 + 2 4 + 1 कितना हो गया 5। तो मास जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो 5 पार्ट्स बनेंगे इसके m/5, जिसमें से इसके पास कितना मास होगा, तो इसके पास मास होगा 2m/5, और इसकी वेलोसिटी अगर v है, क्वेश्चन में बोला है ना जिसका मास इक्वल है उसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो मोमेंटम कितना होगा 2m/5 × v, बराबर। तो जिसकी तो ये इसका जो मोमेंटम होगा और इसके परपेंडिकुलर, दोनों दूसरे को परपेंडिकुलर, तो इसका मोमेंटम भी कितना होगा 2m/5v। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ i कैप, तो ये मेरा हो गया j कैप, और आपको बोला स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट, जो थर्ड फ्रेगमेंट है उसका मास कितना होगा, फिर उसका 1 में डिवाइडेड है तो उसका मास होगा m/5, और इसका वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ v3 वेक्टर, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। सही है, तो हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 0, बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना है 2m/5 v i कैप, दोनों का मास इक्वल है और दोनों परपेंडिकुलर है, और इसका मोमेंटम कितना है, फिर सेम ही मोमेंटम होगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, 2m/5 × v j कैप, प्लस इसका मास कितना है m/5 और वेलोसिटी कितनी है v3 वेक्टर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 5 सबके पास है, 5 कॉमन ले लो, डिवीजन में साइड चेंज किया तो मल्टीप्लाई, तो 0 × 5 0, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। मास भी सबके पास है, मास कॉमन ले लो, मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज किया तो डिवीजन में, तो 0/anything इज 0। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 2v i कैप प्लस 2v j कैप प्लस m × v3, सॉरी m तो कॉमन ले लिया था, कितना हो जाएगा फिर ये v3 वेक्टर। सही है, मुझे v3 चाहिए तो प्लस साइड चेंज किया तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका v3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2v i कैप माइनस 2v j कैप। मेरे को इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं बोल सकता हूँ कि √ क्या हो जाएगा, i के पहले क्या -2v, तो -2v का स्क्वायर प्लस -2v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस इंटू 4v स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, v स्क्वायर का स्क्वायर रूट v, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 √2v। ठीक है, तो जो आपका थर्ड पार्टिकल था उसका वेलोसिटी कितना है 2 √2v। ओके, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या बोला है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज u। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, कितने से स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, बराबर है। ठीक है, इसको चाहिए तो मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। तो जब 2 से स्ट्रेच किया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी u, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर विल बी। तो जब उसको 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया तो फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पूछा है, तो इसको u2 लिख देता हूँ हाफ के, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अच्छा, मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो मैं इसलिए ऐसे लिख सकता हूँ हाफ के 4 × 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ के 2 का स्क्वायर इंटू 4 4 कितना हो गया 16। अच्छा, हाफ के 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट u, तो ये हो गया 16 टाइम्स ऑफ u, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 16u। ठीक है, क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 14 में क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया,
देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट ऑसिलेशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। अगर आप देखोगे तो ये इसका स्टार्टिंग का पोजीशन है a नॉट, और ये जो है ये आपको देगा एम्पलीट्यूड, और हमको पता है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एम्पलीट्यूड पूछा है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एजुकेटिंग SHM इन वन कंप्लीट साइकिल। तो वन कंप्लीट साइकिल में उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछिए, तो वन कंप्लीट साइकिल में जहाँ पे था वहीं पे आएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। क्वेश्चन 16 में क्या बोला है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो सपोज मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस को अंदर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है, ठीक है। चलिए कैसे लिखा, तो आप सबको पता है साइन 180 प्लस थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। तो ये माइनस ये साइन थीटा था, तो इसको इस माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस थीटा। अब मैं इसको इजीली कंपेयर कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो अगर आप इसका फेज देखोगे, फेज डिफरेंस पूछा है दोनों के बीच का, तो इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका फेज है पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा टी प्लस फाइव दोनों में सेम है, तो ये डिफरेंस माइनस करोगे तो पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा पाई। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है पाई, ठीक है। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक मोशन। अब भी हमने जस्ट पीछे देखा था साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तो यही फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा पीरियोडिक मोशन को। या फिर अगर आपको चेक करना तो आप कर सकते हो। सपोज मैंने इसको y लिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पीरियोडिक मोशन होने के लिए आपको पता है कि एक्सेलरेशन होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अगर मैंने इसको x ले लिया तो e रेस टू माइनस ओमेगा टी, बराबर। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे ऐसे कुछ फॉर्म मिलना चाहिए। तो अगर आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा dx बाई dt, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, e रेस टू एक्स होता है। फिर ऊपर जाएंगे चेन रूल, तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा, तो ये आपको मिला वेलोसिटी। फिर इसको वापस डिफ्रेंशिएट करोगे तो वापस माइनस ओमेगा कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या आएगा, ई रेस टू एक्स, और वापस चेन रूल यूज़ होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ई रेस टू माइनस ओमेगा टी। जहाँ पे ई रेस टू माइनस ओमेगा टी को मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, बट हमको चाहिए था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें आप चेक कर लो चाहिए तो ऑप्शन डी में, इसको एक्स ले लो तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट करो एक बार तो वेलोसिटी मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, अंदर जाएगा तो यहाँ पे आएगा ओमेगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है माइनस साइन, अंदर जाओगे तो वापस क्या बचेगा, चेन रूल से ओमेगा, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो वापस डिफ्रेंशिएट कर लो डी वी बाई डी टी, तो मैं बोल सकता हूँ ओमेगा कांस्टेंट लात मार के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, चेन रूल वापस अंदर क्या बचेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है कॉस ओमेगा टी, चेन रूल यूज़ करोगे तो वापस क्या बचेगा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। तो अगर इसको देखोगे अच्छे से तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इसको मैं लिख सकता हूँ एस, तो ये आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्म में मैं इसको लिख पा रहा हूँ, तो फिर ये है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियोडिक मोशन को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, ठीक है। तो इसका मैं बोल सकता हूँ इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर पार्टिकल SHM कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2n,
ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सही है, क्योंकि देखो इसको अगर आप सिंपली समझना चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मीन पोजीशन हो गया प्लस ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये लेफ्ट एक्सट्रीम, सही है। तो यहाँ पे आपका ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, बराबर। अगर मैं इसी ग्राफ को पोटेंशियल एनर्जी के साथ बनाऊँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेन पोजीशन पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। जब वो एक्सट्रीम पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर वापस मीन पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर वापस एक्सट्रीम पे अगर होगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे तो भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर। तो अगर x प्लस ए है माइनस ए, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, दोनों में भी आंसर कैसा आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा। तो जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा तो भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, प्लस हाफ के स्क्वायर, सही है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका 2 बार 2 वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं, सही है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2n। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर by a force of 10 Newton. The time period of the oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it is. तो स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। जब उसको कितने से स्ट्रेच किया है, 5 सेंटीमीटर से, तो मैं बोल सकता हूँ F इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड लिखूँ तो kx, तो यहाँ से मुझे k मिल जाएगा, फोर्स 10, x कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, -2 पर गया तो +2, तो ये हो जाएगा 1000/5, तो ये हो जाएगा 200, सही है, न्यूटन पर मीटर। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड बाय इट। तो जब मास, कितना मास मैंने इस पर सस्पेंड किया, 2 kg का, ठीक है। तो जब मैं 2 kg का मास सस्पेंड करूंगा तो मुझे टाइम पीरियड पूछा, तो मैं बोल सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/t √k/m, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर अपॉन, नहीं सॉरी, मुझे टाइम पीरियड ही चाहिए, रेसिप्रोकल लेते तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2π √m/k, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा t/2π √ क्या हो जाएगा m/k। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π √m/k, ठीक है। तो 2π √m, m कितना दिया है 2 kg और k कितना है हमको 200, तो ये हो जाएगा 1/100। तो 2π अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो गया 10, तो 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय 10, सही है। तो ये हो जाएगा 4 2 8 2 6 6.28/10 विच इज़ 0.628 सेकेंड्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कितना एक्सेलरेशन होगा वो पूछा है, सही है, ठीक है। हाँ, तो हमको पता है एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है -ω²x, सही है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर आप देखोगे तो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो उसका जो x की वैल्यू हो कितनी है 1 मीटर। तो x तो मेरे को पता है, ओमेगा ढूंढना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूँ ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/t, सही है। और अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने का टाइम, तो ये हो गया 8, तो 2 4 × 8, तो कितना आया π/4। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है π/4 का स्क्वायर, और x कितना है 1, तो ये हो जाएगा -π²/16। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और मोबिलिटी पूछा है। तो हमको पता है मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी दी है 7.5 × 10⁻⁻⁴, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 × 10⁻⁻10। तो -4 कैंसिल, क्या होगा -6,
-6 ऊपर गया तो +6, 3 1 3 2 6, 1 3 5 15, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻6। तो इसकी मोबिलिटी कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻6, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला? इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ ईएमएफ दिया है 1.2 वोल्ट गिव बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर। इफ अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 2.5 वोल्ट रिप्लेस द फर्स्ट सेल देन एट व्हाट लेंथ द बैलेंस पॉइंट ऑकर्स। तो हमको पता है कि E1/L1 इज इक्वल टू E2/L2, सही है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या फाइंड करना है हमको? बैलेंस पॉइंट ऑकर्स। तो L2 निकालना है, तो L2 चाहिए, तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2/E1 इंटू L1। तो E2 कितना है? 2.5, E1 कितना है? 1.5 इंटू L1 कितना है? 36। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 5 3 15, 5 5 25, तो 36 इंटू 5, 6 5 30, तो 0 यहाँ पे 3, 5 3 15, 5 3 15, 16 17 18, तो 180। ओके हाँ 180, हाँ 5 3 15, 5 25, तो ये हो गया 180/3, 3 1 3 6 18 0, तो कितना आंसर आएगा फिर? 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 23 में क्या बोला है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x by adjusting the variable resistance y as shown in the figure for the most precise measurement of x, the resistance p and q। ठीक है, तो p और q का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? तो हमको पता है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हमको प्रिसाइज रीडिंग चाहिए तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स। तो कलर कोड हमको दिया है 22, इसको मैं लिख सकता हूँ किलो 10⁻³ ±5%, सही है। तो ये आपको देगा फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट और ये देगा मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर 10⁻³ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑरेंज कलर है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज 0 1 2 3, तो मल्टीप्लायर 10⁻³ है, तो ये ऑरेंज कलर है। ठीक है, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड का कलर क्या है? ऑरेंज। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछा है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को मैं बोल सकता हूँ अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस एट 0 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा? तो होगा 6.8 - 2, तो 8 4.8, तो ये हो जाएगा 4.8 ओम अपॉन, सही है, R0 कितना है? 0 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम, तो डिवाइड बाई 2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। 80 - 0 कितना हो गया? 80। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 2 2 4, 2 4 8, तो 2.4/80, तो मैं इसको 8 × 10 लिख लेता हूँ। 8 1 8, 8 0 0, 8 3 24, तो 0.03। अच्छा, 0.03 ऑप्शन में नहीं है, बट 3 × 10⁻⁻² ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है? इफ़ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू पूछी है। जब G में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, G में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये 10, तो ये कितना हो गया? 10 वोल्ट। ये 0, ये 0, तो ये भी कितना हो गया? 0, ये भी 0, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये 2। अब G में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये 2, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तभी डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो एक काम करते, पहले यहाँ से इसका करंट निकालते हैं। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 - 2 8, तो 8 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू V/R, बराबर। तो आपको करंट मिल जाएगा 8 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 400, तो 1/50, सही है। अब ये करंट यहाँ से आया, तो इसमें से नहीं जाएगा बिकॉज इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। तो मुझे क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ R इज इक्वल टू V/I। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट और करंट कितना जा रहा है? 1/50। 50 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 ओम, तो R की वैल्यू 100 ओम, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/12, लेंथ ऑफ ओपन पाइप,
इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज पाइप, थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज पाइप, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज पाइप, तो क्लोज पाइप का थर्ड हार्मोनिक मतलब वी बाय फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है वी बाय 4L क्लोज पाइप का। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप हमको दिया है 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ओपन पाइप पूछा है, ठीक है, और हमको बोला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थर्ड, परफेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ v बाय 2 टाइम्स ऑफ L नॉट इज इक्वल टू 3v बाय 4 टाइम्स ऑफ LC, तो v से v क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 2 2 4, बराबर। लेंथ ऑफ द ओपन पाइप पूछा है, तो ओपन पाइप, ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, तो 1 बाय L नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाए, 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, तो लेंथ ऑफ क्या पूछा हमको, ओपन पाइप, हाँ, तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 नीचे, तो 2 लेंथ ऑफ क्लोज पाइप अपॉन 3, तो 2 टाइम्स लेंथ ऑफ क्लोज पाइप कितना है, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप पे 20 बाई 3, तो ये हो गया 40 बाई 3, 3 1 3, 1 10 3 3 9, तो 1 10 3 3 9, तो 13.3 के आसपास का आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, इन अ गिटार 2 strings A and B मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज, तो कितना बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 6 हर्ट्ज। व्हेन द टेंशन इन B इज स्लाइटली डिक्रीज, तो B पे टेंशन क्या करें, स्लाइटली डिक्रीज करें, अच्छा टेंशन डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 7 हर्ट्ज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज, तो A की फ्रीक्वेंसी बोले हैं, सही है, तो A का फ्रीक्वेंसी माइनस B का फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको देगा बीट फ्रीक्वेंसी, और A की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 530 हर्ट्ज, तो आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B पूछा है, सही है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 6, तो Na माइनस NB 6 आ रहा है, ठीक है। अब Na माइनस NB 6 आ रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 6 आना चाहिए, तो 6 डिफरेंस कब कब आ सकता है, तो 6 डिफरेंस आ सकता है अगर NB 536 हुआ, बराबर, तभी भी 6 का डिफरेंस आएगा, 536 माइनस 530, अगर NB 524 हुआ, सही है, तो तभी भी कितने का डिफरेंस आएगा, 6 का, मतलब 530 माइनस 524, बराबर। बट अभी यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि आपने, हाँ, टेंशन इज स्लाइटली डिक्रीज, तो टेंशन डिक्रीज किया, अब टेंशन डिक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, डिक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा, तो मतलब B की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अच्छा, B की फ्रीक्वेंसी अगर कम हुई तो 536 से कम होगी, तो कम होगी तो फिर दोनों का डिफरेंस जो है, बराबर, वो 6 से भी कम आएगा ना, बट फिर डिफरेंस कितना हो गया था, 7 हो गया था, बराबर है, ठीक है। अब देखो, अगर NB 524 हुआ तो पहले 530 माइनस 524 6 आ रहा था, अब टेंशन कम किया तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, तो 524 से कम होगी, तो कम होगी तो 530 माइनस 524 से कम होगा, तो डिफरेंस 6 से ज़्यादा आएगा, तो डिफरेंस 6 से ज़्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 524, तो उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 524 हर्ट्ज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं, इसमें बोला द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 90 सेंटीमीटर एंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज, तो लेंथ आपको दिया है 90 सेंटीमीटर और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दी है 120 हर्ट्ज, तो वेयर शुड इट बी प्रेस टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज, तो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज चाहिए, तो आपको लेंथ पूछा है इसका, तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या मैं बोल सकता हूँ N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, मेरे को L2 चाहिए, तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 L1 अपॉन N2, N1 कितना है 120, L1 कितना है 90, N2 कितना है 180, तो 0 0 कैंसिल, 9 1 9 2 2 6 12 60, तो कितना आंसर आना चाहिए 60 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इनिशियल टेंशन, ठीक है, जो आपका जो टेंशन था वो इनिशियल से डबल हो गया, बराबर ना, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, तो रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, तो V2 अपॉन V1, अच्छा क्या पूछा है, रेशियो पूछा है,
इनिशियल टू द फाइनल स्पीड, तो v1/v2 निकाल लेते हैं। तो v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1/t2। तो v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 और बाद में टेंशन क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। t1 t1 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/√2। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप हैविंग द सेम प्लेन। तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप टू क्लोज पाइप, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो चाहिए। तो हमको पता है ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है v/2L और क्लोज पाइप के लिए होती है v/4L। और बोला है कि दोनों भी केस में लेंथ सेम है, तो L कैंसिल, V कैंसिल, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2:1। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम दिया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है और ये कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इन दिस रीजन। तो हमको पता है कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मेटेलिक थिन शेल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। तो हमको पता है कि थिन शेल में, बराबर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r, जहाँ पे r होता है इसका रेडियस। शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होता है, बराबर, और इसके सरफेस तक सेम ही होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और वो 0 नहीं होता तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 0 दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और बाहर जो है, अगर कोई पॉइंट बाहर है, मैंने पूछा यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो बाहर ये इनसाइड हो गया, तो आउटसाइड जो पोटेंशियल होता है 1/4πε0 q/r स्मॉल r। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सरफेस से बाहर जाओगे r बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है हमको, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एस मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। एयर एस मीडियम, तो जब एयर मीडियम है तो उसका कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम, जब आप मीडियम पुट कर रहे हो तो कैपेसिटेंस कितना हो रहा है 30 माइक्रोफैरेड। आपको पूछा थी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम चाहिए, तो हमको पता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू k टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर, बराबर है। तो यहाँ से k मिल जाएगा आपको। हमको पता है कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू k टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर, तो k इज इक्वल टू c ऑफ मीडियम अपॉन c ऑफ एयर, तो 30/6 तो 5। तो k की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना दिया 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2, 8 5 ज़ा 40, 42, 8 5 ज़ा 40, 44, सही है। तो 44.25 10⁻12, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो 44 में 2 ऑप्शन है, -10 में, तो पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.4425 इंटू 10 कितना आएगा -10। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ½ ε0 e² AD। क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और ये दोनों का रिजल्टेंस क्या सीरीज में। कैपेसिटेंस पैरेलल में सीधा ऐड करोगे 3 + 3 कितना हो गया 6, और ये दोनों पैरेलल में तो 3 माइक्रोफैरेड, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट है 6 माइक्रोफैरेड। तो इसका आंसर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा तो मैं बोलूँगा 3 × 6/3 + 6, तो ये हो जाएगा 18/9 विच इज़ 2 माइक्रोफैरेड। तो ऑप्शन डी करेक्ट है।
क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, दी 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आर 80, 120 एंड 280 हर्ट्ज। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 90 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव पूछा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू, वेलोसिटी निकालना है, स्ट्रिंग में पूछा है। तो मैं आपको पता होगा स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v/2L, ठीक है। लेंथ हमको दिया है, तो एक काम करते हैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो आपको बोला है कि द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग 80, 120 और 280, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, 0 0 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2, अच्छा किससे डिवाइड हो गया, और 4 से भी हो सकता है शायद, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, सही है। इससे और डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो 2:3:7 बराबर। तो अगर मैं इसको देखूँ तो अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 40 लूँ तो ये 40 × 2 है 80, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 40 है तो 40 × 3 कितना आ रहा है 120, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 40 तो 40 × 7 कितना आ रहा है 280, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 40, मुझे वेलोसिटी चाहिए तो n × 2L, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 40 × 2 × लेंथ कितना है 90 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 10 टू द पावर क्या आएगा -2, तो ये 0 ये 0 ये गया, 4 2 ज़ा 8, तो 9 8 ज़ा 72, तो 72 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ट्वाइस द वेव वेलोसिटी, तो पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ट्वाइस है वेव वेलोसिटी का। तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो ω/k है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ω × एम्पलीट्यूड, ω × a, और आप देखोगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है x0, तो ये हो जाएगा ω × x0 इज इक्वल टू 2 ω/k, ω क्या हो गया कैंसिल, मेरे को वेवलेंथ चाहिए, तो x0 इज इक्वल टू 2/k, k को मैं लिख सकता हूँ 2π/λ, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्बडा ऊपर, पाई यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई x0 इज इक्वल टू लैम्बडा, तो पाई x0, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, तो सेकेंड ओवरटोन of an open organ pipe has the same frequency as the first overtone of a closed pipe, ठीक है। तो सेकेंड ओवरटोन ऑफ अ ओपन पाइप, तो ओपन पाइप का जो सेकेंड ओवरटोन होता है वो होता है थर्ड हार्मोनिक, तो v/2L। फिर क्या बोला है, इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप, तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप होता है थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, तो v/4LC, तो v से v कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप, तो लेंथ ऑफ द ओपन पाइप पूछा है, तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 2 टाइम्स लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो हमको पता है इज इक्वल टू -dv/dr/dx, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा dv/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एन असेंबली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, बराबर। तो परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे तो ए बी ए डी और ए सी में और ए एफ में, ए एफ परपेंडिकुलर दिख रहा है, सही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर दिख रहा है, प्लस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होते जाता है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होते जा रहा है, 60-40-20, तो ए एफ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कितने एंगल पे करते हैं 90 डिग्री। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड, ठीक है, a resistance wire connected in the left gap of a meter bridge is a 10 ohm. Resistance in the right gap at a point which divides the bridge in the ratio 3:2. If the length of the resistance, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो 10 ओम का, इन द राइट गैप एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज इन द रेशियो, ठीक है,
यहाँ पे देखो, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हमको, रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, तो लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया है, फॉर मीटर ब्रिज बैलेंस इज अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, तो राइट गैप में 10 ओम का रेजिस्टेंस है एट अ पॉइंट, तो बैलेंस कितने डिस्टेंस पे कर रहे हैं, 3:2, गैल्वेनोमीटर बैलेंस कर रहे हैं कितने डिस्टेंस पे, 3:2, 3:2 मतलब बेसिकली इस वायर का लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 + 2 5, तो 100/5 तो 20, तो हर पार्ट 20 का है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका 20 × 3 कितना होगा, 60, तो इसका लेंथ है 60 सेंटीमीटर और इसका लेंथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि R/60 = 10/40, तो R कितना हो जाएगा फिर 30/2 विच इज़ 15 ओम, तो मुझे इसका रेजिस्टेंस मिल गया। अब बोला है कि ये जो लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज़ 1.5 मीटर, तो ये जो वायर यहाँ पे लगा है इसका पूरे का लेंथ 1.5 मीटर है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस का लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो जब इसका लेंथ, मुझे क्या इसका पूरे का लेंथ कितना है 1.5 मीटर, या मैं इसको बोल सकता हूँ 150 सेंटीमीटर, तो जब लेंथ 150 सेंटीमीटर लिया तो उसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, बराबर। तो मुझे पूछा कि लेंथ कितना होगा जब मैं रेजिस्टेंस कितना लूँगा, 1 ओम, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर 150 × 1 कितना होगा, 150 R × L2, तो L2 कितना हो जाएगा 150/15, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², तो ये कैंसिल, तो -1, तो 10⁻⁻1, तो 1 × 10⁻⁻1, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सही है, ठीक है। और ये सिंपल भी था, 150 सेंटीमीटर का 150 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम है, बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम, तो 10 सेंटीमीटर, सीधा आंसर आ गया। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आपको थीटा दिया है 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल, और डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ, डाइपोल का लेंथ भी दिया है, डाइपोल लेंथ को मैं 2L लिख रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ से मैं टॉर्क, मुझे पता है टॉर्क का फॉर्मूला होगा PE, टॉर्क कितना है 4, डाइपोल मोमेंट नहीं पता, अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला होगा PE sin θ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 × 10⁵, और थीटा कितना दिया है 30, तो sin 30, तो ये हो जाएगा 4 P × 2 × 10⁵, sin 30 इज नथिंग बट हाफ, 2 से 2 कैंसिल, +5 इधर भेजूंगा तो -5, तो डाइपोल मोमेंट कितना है 4 × 10⁻⁻5, तो ये डाइपोल मोमेंट मिल गया। मुझे क्या ढूंढना है, चार्ज, तो मुझे पता है कि डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा P बाई डाइपोल लेंथ, P कितना है 4 × 10⁻⁵, और डाइपोल का लेंथ कितना है 2 × 10⁻², तो -3, 2 × 2 = 4, तो ये हो गया 2 × 10⁻³ कूलम, तो विच इज़ 2 मिली कूलम, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो थैंक यू सो मच।